इजराइल जिसको हमारे परम आदरणीय मोदी जी फादरलैंड बता रहे हैं, वो फादरलैंड के लोग क्या गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं यूक्रेन के वासियों के द्वारा। मिजोरम में भारत की धरती पे ड्रोन्स सप्लाई कर रहे हैं कि वो भारत को के ऊपर हमला कर सकें, आतंकवादी कहां से आके, बाहर के देशों से, म्यांमार से। मोदी जी क्या बता रहे हैं इजराइल को? फादरलैंड, मोदी जी का, भारतवासियों का नहीं। मुझे ये बहुत बड़ा खतरा और डर है कि एनआईए इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करेगी और मोदी जी के ऊपर दबाव बनेगा या मोदी जी खुद ही इन लोगों को हल्के में ही छोड़ देंगे। ये भारत देश के लिए सच्चा आतंकवाद का खतरा ये है। मतलब जो कंट्री ही नाजायज है उसको फादरलैंड सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी ही बता सकते हैं और कोई नहीं बताएगा। इजराइल कानूनी कंट्री नहीं है, उसको फादरलैंड बता रहे हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो भारत के लोग नहीं बोलते। भारत के 90% से भी ज़्यादा लोग ईरान के साथ हैं। एक एप्स्टीन नहीं है, बहुत सारे गैंग्स हैं जो एप्स्टीन वाला काम कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी बार बार बोलते ही हैं। भारत के लोग क्योंकि हमारे साथ हैं, हमारे कॉज के साथ हैं। आयतुल्ला साहब की शहादत पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, तो बावजूद इसके, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि मोदी जी गलत जगह पे मिले थे। मोदी जी गलत जगह को फादरलैंड बता रहे हैं अपना। ईरान ने ये डॉलर की जो एक तरीके से एल्यूजनरी, जो असलियत नहीं है, सच्ची नहीं है, ऐसी जो एक ताकत बनी हुई है डॉलर की, वो भी कम किया है। तो इससे भी पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे यानी कि आयतुल्ला और अमेरिका इजराइल यानी कि एप्स्टीन के दरमियान और बीच में जो महायुद्ध चल रहा है। ईरान लड़ रहा है पूरी दुनिया के ऑप्रेस्ड लोगों के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए, और अब तो नेटो के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी। क्योंकि ट्रम्प साहब ने, जिसका हमारा छोटा वर्जन मोदी जी में भी आप सब देख ही सकते हो, ट्रम्प साहब ने, जैसे मोदी जी और अमित शाह जी, हमारे देश में जितनी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं, उनको अपना नौकर समझते हैं, उनको अपने अधीन समझते हैं और उनको ऐसे मैसेज देते हैं कि मोदी जी आपसे खुश हैं, नाराज़ हैं। आपकी ज़िंदगी और आपकी एग्जिस्टेंस और आपका जो पूरा मतलब जो आपका व्यक्तित्व है वो मोदी जी की खुशी और नाखुशी पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से ट्रम्प साहब है वहाँ। मुझे यूके के प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है। मैं क्यूबा को कैप्चर कर लूँगा, मैं वेनेजुएला को कैप्चर कर लूँगा। आई विल टेक ओवर क्यूबा। अभी वो लेटेस्ट बोल रहे हैं आई विल टेक ओवर क्यूबा। और मुझे डर यही है कि ईरान में अपनी हार को छुपाने के लिए वो क्यूबा के ऊपर कुछ ऐसा कार्य ना कर दें जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया और जैसा उन्होंने ईरान में करने की कोशिश की, जहां उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। तो इस समय ईरान जो है वेनेजुएला की लड़ाई लड़ रहे हैं डायरेक्ट। ईरान के जो फौज है, हिजबुल्ला भी उसमें है, इराक के अंदर भी लोग हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी की सुरक्षा की लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो क्यूबा में रहने वाले लोगों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि क्यूबा अगला टारगेट है ट्रम्प साहब का, अमेरिका का नहीं। जैसे मोदी जी जो बोलते हैं वो भारत के लोग नहीं बोलते। भारत के 90% से भी ज़्यादा लोग ईरान के साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ है। वो एप्स्टीन गैंग को रोक रहे हैं पूरी दुनिया में फैल के सब दुनिया को लूटने से। मोदी जी, सिर्फ मोदी जी भारत में और उनके कुछ मुट्ठी भर साथी जो हैं इजराइल को फादरलैंड बता सकते हैं। किसी भारतीय का फादरलैंड नहीं है इजराइल। हमारे लिए तो वो एक इलीगल कंट्री है, जो कंट्री ही नहीं है अपने आप में भारतीयों की नज़र में। क्योंकि अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस पे मैं अभी 1 मिनट में आऊँगा, लेकिन मैं ईरान पे अपनी बात ख़त्म कर दूँ कि लारिजानी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि हमने मार दिया। वो ईरान और सारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हज़रत अली को अपना आइडियल मानते हैं। रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अली को
अपना आइडियल मानते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान, उनकी कुर्बानियों की वजह से। तो इस्लामिक जो वॉर्स हुई हैं उसमें जंग ओहद है एक। ये मैं ईरान के और जो सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं उनकी मेंटेलिटी सबको समझाने के लिए ये एक वाक़या सुना रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जंग ओहद में, क्योंकि उन्होंने जो आदेश दिए थे जंग कैसे लड़ी जाएगी, उसको कुछ सिपाहियों ने नहीं माना था और उसकी वजह से जंग में मुसलमान, जंग ओहद बोला जाता है उसे, कुछ तीरंदाजों ने अपनी जगह ये सोच के कि वो जंग जीत गए हैं अपनी जगह छोड़ दी थी। और उसके बाद इस्लाम के जो बाद में चल के एक सबसे बड़े जनरल्स में से एक हुए हज़रत खालिद बिन वलीद, वो जब तक मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने हमला करके रसूल अल्लाह को भी घायल कर दिया था और सख्त घायल कर दिया था। तो एक अफवाह फ़ौज में, मुस्लिम फ़ौज में ये फैली थी कि प्रॉफिट मोहम्मद ख़ुद शहीद हो गए। तो हज़रत अली ने उस समय रैली करके ये बोला था कि अगर वो शहीद हो गए तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें अब और ज़्यादा जल्दी है शहीद होने की। और तब वो प्रॉफिट मोहम्मद की तरफ बढ़े थे और उनके सामने ढाल बन के खड़े हुए थे, और किस्मत थी कि प्रॉफिट मोहम्मद ज़िंदा थे। ये मेंटालिटी है। हज़रत अली प्रॉफिट मोहम्मद को बचाने के लिए खुद उनकी जगह उनके बिस्तर पे सोए थे। हज़रत अली के सुपुत्र इमाम हुसैन, जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी याद करते हैं ना, ये एक शेर भी है कि इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद। तो करबला में भी शहादत को, यानी कि सही रास्ते पे चलकर जो जालिमों के हाथ मौत होती है, उसको सबसे बड़ा विक्टोरियस व्यक्ति माना जाता है। तो ये मैं जो एप्स्टीन गैंग वाले हैं, मैं क्या, उनको तो खैर ये समझ में आती है लेकिन वो समझते नहीं हैं। मेंटेलिटी बता रहा हूँ। ईरान में जो लोग लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह के जो लोग लड़ रहे हैं, और इराक में, पूरी दुनिया में जो उनके समर्थक हैं, उनकी मेंटेलिटी समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई शहीद होगा या शहीद होने का किसी का ख़तरा भी होगा तो बाकी सब लोग जो सच्चे हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि हम भी आगे बढ़ के शहादत दें। लारिजानी साहब हों या ख़ुद आयतुल्लाह ख़मेनी साहब हों, उनकी शहादत से मॉरल पे ईरानी फ़ौज की, जो ईमान वाली फ़ौज होगी, उसकी मॉरल्स पे उसके जो हौसले हैं वो कम नहीं होंगे बल्कि ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैंने हज़रत अली का जंग ओहद का वाक़या बताया। तो उन्हें बहुत जल्दी हो गई थी हज़रत अली को कि अब मुझे भी शहादत जल्दी लेनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, ऐसी अफवाह सुनने को मिली थी। तो वो जल्दी जल्दी में गए थे कि अब मुझे बहुत जल्दी है शहीद होने की। तो यही कुछ कैफियत मेरे ख्याल से जो ईरान की फ़ौज है उसकी होगी। तो अमेरिकन लोगों से और पूरी दुनिया के लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि ये एप्स्टीन गैंग के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रम्प साहब हैं, दूसरे लोग हैं, उनको समझाएं कि अगर लारिजानी साहब का बारे में ये कहा जा रहा है वो शहीद हो गए तो इनके हौसले और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये तो हो गई एक बात। इज़राइल के बारे में जो भारत में अब इस युद्ध का सीधा सीधा एक नतीजा देखने को मिल रहा है। पहली चीज़, ईरान ने बावजूद इसके कि मोदी जी ने एक बहुत ही गलत काम किया, जिसको पूरी दुनिया बहुत ही शक की नज़रों से देख रही है, कि वो इज़राइल गए। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा कि मोदी जी कुछ रिक्वेस्ट करने गए थे, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में गए थे कि मुझे दिखाओ, मेरे बारे में तो कुछ नहीं है, ऐसा भी बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई कंफर्म खबर नहीं है अभी, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात। इज़राइल इसलिए भी गए थे, कुछ रिक्वेस्ट करने गए थे कि हम लोग तो आपके साथ ही हैं, हमें हमारी कुछ बातें लीक मत कीजिएगा, क्योंकि एप्स्टीन एक एप्स्टीन नहीं है, बहुत सारे गैंग्स हैं जो एप्स्टीन वाला काम कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी बार बार बोलते ही हैं कि उनके बारे में चाइना में और इधर उधर बहुत सारी ऐसी अफवाहें रहती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी अभी वहाँ गए थे और वहाँ जाके उन्हें युद्ध के बारे में भी पता लग गया। इसीलिए ईरान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, शायद मोदी जी से पर्सनली, भारत के लोगों से नहीं। ये देखिए वो कितने समझदार लोग हैं। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि भारत के लोग क्योंकि हमारे साथ हैं, हमारे कॉज के साथ हैं, आयतुल्लाह साहब की शहादत पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, तो बावजूद इसके, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि मोदी जी गलत जगह पे मिले थे। मोदी जी गलत जगह को फादरलैंड बता रहे हैं अपना,
गलत कंट्री को, जो कि एक गैर कानूनी कंट्री मानी जाती है बहुत सारे लोगों की नज़र में, इजराइल कानूनी कंट्री नहीं है, उसको फादरलैंड बता रहे हैं। मतलब जो कंट्री ही नाजायज़ है उसको फादरलैंड सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी ही बता सकते हैं और कोई नहीं बताएगा। सारे भारतवासी मोदी जी को ये बता दें कि हम इस बात से उनसे और ज़्यादा नफरत करने लगे हैं कि भारत के लोग सिर्फ भारत को ही अपनी जो यौम जगह पैदाइश मानते हैं, हम भारत को ही सब कुछ समझते हैं, किसी इजराइल को हम कुछ नहीं समझते, ख़ास तौर पे फादरलैंड तो बिल्कुल नहीं समझते। तो ईरान के लोगों ने इसलिए भारत के लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, भारत के प्रधानमंत्री के इस गलत रवैये के बावजूद भारत के जहाज़ों को छूट दी है। दूसरा एक और उन्होंने इकोनॉमिक बहुत बड़ा जो बहुत पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, एक जो डॉलर की सुप्रीमेसी है ना, और जो सैंक्शंस लगाने की, ये भी कहा जा रहा है कि जो, और इसके बहुत पुख्ता सबूत भी आते जा रहे हैं, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो 40 से भी ज़्यादा देशों का एक गठजोड़ बन रहा है। जो अमेरिकन हेजेमनी है, ये अमेरिका की जो दादागिरी है, उसके खिलाफ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, 40 में से बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, और जो ये कह रही हैं कि हम अमेरिका के को एक तरीके से इनडायरेक्टली बायकॉट ही करेंगे, हमें टैरिफ मंजूर नहीं है, हम आपस में ही व्यापार कर लेंगे सारा, अमेरिका को हम नज़रअंदाज ही कर देंगे। तो ये अमेरिका के लोगों को समझने की बात है कि ट्रंप साहब किस साजिश के तहत अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है, और अब वो ईरान के लोगों की बहादुरी की वजह से, जो एक उनकी ज़बरदस्ती थी ना कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ पूरी दुनिया का, वो गुंडागर्दी भी उनकी कम हो रही है। तो अमेरिका के लोगों को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अभी भी समय है, वो राष्ट्रपति ट्रंप को रोके। अमेरिका में तो एक रिकॉल का भी प्रोसीजर है, राष्ट्रपति साहब को वहाँ पे वापस भी बुला सकती है जनता। वहाँ पे एक रिकॉल का प्रोसीजर है जहाँ पे वोटिंग करके कोई इलेक्टेड अगर किसी पद पे बैठा भी है कोई, तो उसको वापस भी जनता बुला सकती है या इनके उसको पद से हटा सकती है। वो रिकॉल का प्रोसीजर कहा जाता है, जिसके लिए हम भारत में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो अमेरिका के लोगों की इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ट्रंप साहब को कानून के हिसाब से चलाने की। ये अमेरिका के लोगों की जिम्मेदारी है। भारत, ईरान ने एक और अच्छा काम किया है जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। हालांकि भारत का उसमें डायरेक्ट नुकसान है, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है। उसने ये बोला है कि कोई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ जा सकता है जो तेल यूएस डॉलर में ना खरीद के युआन में खरीद रहा होगा। अगर मोदी जी ये एप्स्टीन मानसिकता के चुंगल में ना होते तो ये काम ईरान दूसरी करेंसी के बारे में भी कर सकता था, यानी कि रुपए में भी जो तेल खरीदेगा उसको भी ईरान इजाज़त दे देगा, उसके जहाज़ भी सुरक्षित जा सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी एक दिमागी चाल है जिससे जो पूरी दुनिया परेशान है पेट्रो डॉलर से, जो डॉलर्स की हर चीज़ खरीदी जाएगी डॉलर्स में, हर चीज़ का पैमाना बनेगा डॉलर्स में। क्यों? ये किसी को नहीं पता, ये पता ही नहीं किसी को। डॉलर्स कागज़ का टुकड़ा है या सच में उतना गोल्ड भी अमेरिका में है या नहीं है, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, हर चीज़ की खरीद डॉलर में ही होगी। हमारे यहाँ भी लोग, विपक्ष के भी लोग, सब लोग डॉलर के साथ रुपए को तोलते हैं कि नहीं, कि 100 पार हो जाएगा डॉलर। पर ये डॉलर क्या बला है भाई, ये किसी को नहीं पता। क्या ये डॉलर कागज़ का टुकड़ा है? तो ईरान ने ये डॉलर की जो एक तरीके से एल्यूजनरी, जो असलियत नहीं है, सच्ची नहीं है, ऐसी जो एक ताकत बनी हुई है डॉलर की, वो भी कम किया है। तो इससे भी पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, उनको सबको फ़ायदा होगा इससे बहुत ज़्यादा। अब इजराइल की एक और चाल, जो हमारे देश की एनआईए ने, हो सकता है वहाँ कुछ ईमानदार अफसर भी हों, 7 लोग कल अरेस्ट हुए हैं, कल या परसों। उसमें से 6 यूक्रेनियन हैं और 1 अमेरिकन है। ये बहुत ही ड्यूबियस कैरेक्टर के लोग हैं। ख़ास तौर पे ऐसे लोग हैं इसमें जो विभिन्न देशों में आतंकवादी गतिविधियों को, हथियार सप्लाई करने को अंजाम दे चुके हैं। ये लोग कहाँ क्या इल्ज़ाम लगाए हैं एनआईए ने इनके ऊपर कि 6 यूक्रेनियन कहाँ गए थे? मिज़ोरम में ड्रोन देने और हथियार देने, और वहाँ से ये म्यांमार भी गए थे।
म्यांमार से मिजोरम में हथियार और ड्रोन सप्लाई करने कौन लोग गए? यूक्रेनियन। यूक्रेन इस जो एप्स्टीन वर्सेस आयतुल्ला यानी कि अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ की जो ये दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, यूक्रेन किस तरफ है? उसमें एप्स्टीन की तरफ। किस तरफ? अमेरिका और इजराइल की तरफ, खास तौर पे इजराइल की तरफ। इजराइल का एक पार्टनर है यूक्रेन भी। इजराइल जिसको हमारे परम आदरणीय मोदी जी फादरलैंड बता रहे हैं, वो फादरलैंड के लोग क्या गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं यूक्रेन के वासियों के द्वारा। मिजोरम में भारत की धरती पे ड्रोन्स सप्लाई कर रहे हैं कि वो भारत को के ऊपर हमला कर सकें, आतंकवादी कहाँ से आके? बाहर के देशों से, म्यांमार से। ये कौन कर रहा है? इजराइल। मोदी जी क्या बता रहे हैं इजराइल को? फादरलैंड। मोदी जी का, भारतवासियों का नहीं। तो ये मोदी जी देश को किस ओर ले जा रहे हैं, ये एक और बड़ा एग्जाम्पल है। मैं आपको एक और बात बता दूं, इजराइल में जो जायनिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि हमारी पुरानी ट्राइब्स, 7 ट्राइब्स हैं, उसमें से अलग अलग दुनिया के हिस्सों में गई हुई हैं वो ट्राइब्स। एक ट्राइब उसमें से कहाँ बताई गई हुई है? मिजोरम में। बहुत सारे मिजोरम के भारतीय इजराइल में भी गए, क्योंकि वो इजराइल वाले ऐसा बताते हैं कि वो हमारी एक ट्राइब यानी कि जायनिस्ट लोगों की एक ट्राइब मिजोरम में भी है। तो इजराइल यूक्रेनियंस के थ्रू, और मुझे ये पूरा शक है कि ये सातों के साते लोग मोसाद और जायनिस्ट ताकतों के ही एजेंट हैं, जो भारत में क्या कर रहे हैं? भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। मुझे ये बहुत बड़ा खतरा और डर है कि एनआईए इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करेगी और मोदी जी के ऊपर दबाव बनेगा, या मोदी जी खुद ही इन लोगों को हल्के में ही छोड़ देंगे। ये भारत देश के लिए सच्चा आतंकवाद का खतरा ये है, जो मोसाद और यूक्रेन के लोग मिलकर भारत को आतंकवाद के खतरे में डाल रहे हैं। एक और बात मैं आपको कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अमेरिका में भी कुछ लोग ईमानदार अभी बाकी हैं। मिस्टर केंट, जो कि अमेरिका के सीक्रेट सर्विसेज का जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं, उनके चीफ हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या कह के? कि ट्रंप साहब ने ईरान पे जो हमला किया है वो झूठ बोल के किया है, अमेरिका के लोगों के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, और ईरान कोई अमेरिका के लिए खतरा ही नहीं था। तो ऐसे लोग अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं जिनका ज़मीर बाकी है, जिनका ईमान बाकी है, जो अपने देश के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए अच्छा सोचते हैं। और इतने बड़े पद से, जैसे हमारे डोभाल साहब हैं ना, उनसे तो मैं उम्मीद नहीं करता कि वो देश की सुरक्षा के लिए इस्तीफ़ा दे देंगे या देशभक्ति के लिए इस्तीफ़ा दे देंगे। हालांकि बहुत सारे हिंट ऐसे नज़र आ रहे हैं कि डोभाल साहब के बहुत सारे लोग अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी बोल रहे हैं। ये जो हमारे क्रिमिनल टेलीविजन्स हैं, उनके ऊपर भी डोभाल साहब के बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भी सच बोलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसका श्रेय मैं डोभाल साहब को ही देता हूँ। लेकिन असली बात ये होगी कि अगर वो सच्चे देशभक्त हैं तो इस समय मोदी जी से अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ करानी चाहिए उन्हें, कि कोई फादरलैंड नहीं है भारत के लोगों का, भारत का कोई फादरलैंड नहीं है, भारत के लोग भारतीय हैं और भारत को ही सब कुछ मानते हैं, कोई इजराइल नहीं जानते हैं। मोदी जी का फादरलैंड हो सकता है, उनको हम उनके फादरलैंड में जल्दी भेज भी देंगे। बाकी किसी भारतीय को तो किसी देश में जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वो ये ना बोले कि मेरा फादरलैंड कोई और देश है। मोदी जी को ज़रूर जाने की ज़रूरत है, जिनको भेजा ही जाएगा, ऐसा मैं निश्चित समझता हूँ। लोग विश्वास रखें। और अंत में फिर जो मैं हर जगह एक ही बात कह के ख़त्म करता हूँ अपनी बात, कि और वो पीछे है भी, अगर हमें देश बचाना है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसके भी रिजल्ट आप लोग देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितने भी आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से आएंगे, एसआईआर से भी नहीं आ पाएंगे, किसी और धांधली से भी नहीं आ पाएंगे। ये मेरी गारंटी है। लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तैयार रहें, कमर कस लें। कुछ ही दिनों में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होना है। बाकी सब चीज़ों का भी बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, बैकलॉग का अन्याय हो रहा है, ये यूजीसी का जो झांसा दिया जा रहा है ये भी एक है। यूजीसी में कोई कानून चाहिए हमें तो वो कानून हम बनाएंगे, बहुजन के लोग बनाएंगे। ये बेकार वाला कानून, बेकार वाली गाइडलाइन बना के जिसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा था,
उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और ये कर दिया वो कर दिया, इससे कुछ हमारा मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा सीधा सीधा है। सबसे पहला चुनाव के रिफॉर्म्स, उसमें पहला मुद्दा ईवीएम हटाओ, पेपर बैलेट वापस लाओ, और उसके बाद 100% रिजर्वेशन, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके तरीके हम आंदोलन के जरिए बताएंगे। लेकिन पहला मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा जब तक ईवीएम है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझसे बात की।